हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका कोचिंग वाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त अनिल। हम बात कर रहे थे साइंस स्पेशल सीरीज की, जिसके अंदर विगत वर्षों में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर साइंस विषय के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, ये क्वेश्चंस वो हैं जो बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर रिपीट होते हैं, तो आपकी आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो आप बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। करते हैं आज की शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है? किसी भी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसका जो वैल्यू है वो क्या होती है? तो दोस्तों, कोई भी वस्तु है उसके ऊपर जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उस वैल्यू को अपन क्या कहते हैं? भार कहते हैं। भार। इसका मान क्या होता है? इसको W से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है एम जी। एम जो वस्तु का द्रव्यमान होता है और जी यहाँ गुरुत्वीय त्वरण होता है। और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? इसका मात्रक होता है न्यूटन। ये आपका इसका भार का जो मात्रक हो गया न्यूटन। तो इसका सिंपल आंसर हो गया भार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण ये भी सेम ग्रेविटेशनल पर क्वेश्चन है। तो जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है ये सर न्यूटन ने दिया था। क्या होता है ये कि कोई भी अगर दो पार्टिकल है, मान लो एक पार्टिकल ये है जिसका द्रव्यमान m1 है और दूसरा पार्टिकल कोई है जिसका द्रव्यमान m2 है, और इनके जो बीच की ये जो डिस्टेंस है ये मान ली r है। तो न्यूटन ने क्या बताया था कि कोई भी दो वस्तु है या पार्टिकल है, कण है, उनके बीच में आपस में आकर्षण होता है और उसी को अपन गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और इनके बीच में जो बल लगता है, आकर्षण बल, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब इसका मान क्या होता है? तो इन्होंने बताया था कि ये जो बल होता है इनके द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती होता है। m1 m2 इनके हो गया समानुपाती, और इन दो पार्टिकल के बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की डिस्टेंस के। तो इसकी जो वैल्यू होती है गुरुत्वाकर्षण बल की वो होती है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है एक तरह का कांस्टेंट। तो ये दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, आज फिर से आया। इसका मतलब ये भी विभिन्न एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर होता है 8 मिनट और लगभग 22 सेकंड के अंदर। 8 मिनट और 22 सेकंड, ये इसका सही आंसर होगा। यहाँ ऑप्शन में इन्होंने दिया था 8 मिनट 20 सेकंड, तो यही नज़दीकी आंसर। तो सही क्या हो जाएगा? 8 मिनट 20 सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी का जो लगभग टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो ये दोस्तों 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होगा। कोई भी बॉडी है वो अगर प्रकाश का रिफ्लेक्शन नहीं करती है, परावर्तन नहीं करती है, तो उसका कलर कैसा होगा? क्या होता है दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर यहाँ पर, तो अगर ये इसका कलर अगर नीला है तो इस पे जो भी प्रकाश आएगा उसमें अलग अलग रंग होंगे, और वो कलर जो होंगे नीले के अलावा सभी कलर का ये क्या कर लेगी? अवशोषण कर लेती है, अवशोषण कर लेती। बाकी सभी कलर का ये अवशोषण करेगी, और नीला कलर जो होगा वो परावर्तित होकर अपने वापस आता है और अपने को वो वस्तु जिस कलर की है वैसी दिखाई देती है। तो अब होगा क्या, जो ब्लैक बॉडी है, अगर कोई काली वस्तु है तो ये सभी कलर का, सभी रंग का अवशोषण कर लेती है। ये कोई ब्लैक बॉडी है, ये सभी रंगों का अवशोषण करती है।
इसलिए हमें कैसी नज़र आएगी, ब्लैक। तो इसका आंसर यही होगा कि कोई वस्तु प्रकाश को प्रवर्तित नहीं करती तो उसका रंग कैसा होगा, तो वो ब्लैक कलर की नज़र आएगी, काला होगा उसका रंग। ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा उपकरण हवा का दबाव नापने के काम आता है, यानी कि एयर प्रेशर को मापने के लिए कौन सा उपकरण होता है, यंत्र होता है जिसका अपन प्रयोग करते हैं, तो उसका आंसर होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर दोस्तों हवा एयर प्रेशर को मापने के काम आता है। और जनरली इसमें यूज होता है पारा या कहते हैं मरकरी, ये एक धातु है, मेटल है, इसका इसमें प्रयोग होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर इस बैरोमीटर का मान अचानक कम हो, अचानक अगर बैरोमीटर का मान कम होता है, अचानक कम होता है, तो वो किसको इंडिकेट करेगा, तूफान या आंधी। यानी कि एयर प्रेशर लो हो रहा है तो क्या आएगा, तूफान या आंधी। और अगर यही इसके मान जो है धीरे धीरे कम होता है, धीरे धीरे अगर कम होता है इसका मान, तो वो वर्षा का संकेत होता है। और अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है, अधिक होती है, तो वो सामान्य मौसम परिस्थितियों को इंडिकेट करेगा। सामान्य मौसम परिस्थितियाँ कब होगी, जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी या वही बनी रहती है तो सामान्य परिस्थितियाँ होगी। तो ये इसका आंसर होगा बैरोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार भाटा का क्या कारण, क्या होता है दोस्तों ज्वार भाटा। जनरली जब महासागरीय जो जल होता है, जल स्तर जब ऊपर उठता है तो उसको अपन ज्वार कहते हैं, और जब वही जल स्तर नीचे जाता है या पीछे हटता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, भाटा। ये किस वजह से होता है, ये चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। आप सबको पता होगा जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर, ये हमारी पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, वैसे चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और अभी हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, बल क्या होता है। तो दोस्तों जो बॉडी होती है दो आपस में, उनमें अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल लगता है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के अत्यधिक नज़दीक होता है तो महासागरीय जो जल होता है वो ऊपर उठता है, उसको हम ज्वार कहते हैं, और जब वो पीछे हटता है तो उसको हम क्या कहते हैं, भाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है। तो हम गैस का जो एनवायरनमेंट में स्ट्रक्चर कंपोजिशन है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों जो N2 नाइट्रोजन जो होती है वो 78% होती है, लगभग कितनी होती है, 78%। और जो O2 होती है ऑक्सीजन, वो लगभग 20.95% होती है। और आर्गन गैस जो होती है वो 9.93% होती है। और दोस्तों जो रिमेनिंग है अदर गैसेस है वो ओनली 0.03% होती है। तो ये गैस का कंपोजिशन होता है हमारे वायुमंडल के अंदर। तो दोस्तों यहाँ जो आंसर हो जाएगा कि सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है, तो वो नाइट्रोजन, सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर रहता है। कोई भी बर्फ का टुकड़ा है, अगर वो पानी के अंदर है तो उसका कितना भाग पानी से ऊपर होगा और कितना पानी के अंदर होगा। ये वॉल्यूम और डेंसिटी के रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था जो वॉल्यूम होता है वो घनत्व के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो जल का घनत्व होता है सामान्यतः वो 10⁻³ यानी कि 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ये लगभग इतनी इसकी वैल्यू होती है। सेम बात करें डेंसिटी आइस की तो वो 0.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो अब रिलेशन कैसे डेवलप होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है बाय वॉल्यूम ऑफ आइस, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी के, तो ऊपर होगा डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये कितनी वैल्यू हो जाएगी आइस का, 0.9 10⁻³। तो मैं ये लिख सकता हूँ 0.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³। तो ये कैंसिल आउट हो गए, इसकी जो वैल्यू आती है वो 0.9 आती है। तो हम कह सकते हैं, अब जो इसने क्वेश्चन बोला है कि पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर रहेगा, तो लगभग 9 भाग 1/9 भाग जो है
9वां भाग तो रहेगा पानी के अंदर, और जो 1/10 भाग पीछे बचा है, 10वां हिस्सा बर्फ का, वो हमें सतह से ऊपर दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर होगा 1/10 भाग। रिमेनिंग जो 9/10 भाग है वो जल के अंदर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार श्वास लेता है? ये सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक सामान्य व्यक्ति औसत कितनी बार 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो दोस्तों ये लगभग 16 बार, यानी कि ये 14 to 16 टाइम्स साइंटिफिक इसकी वैल्यू है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा पौधा परजीवी या मृतजीवी है? परजीवी या मृतजीवी का क्या मतलब हुआ दोस्तों? वे पौधे जो अपना भोजन का निर्माण खुद नहीं कर पाते हैं, वो किसी दूसरे पे अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं, उनको अपन परजीवी कहते हैं। तो इसके लिए क्या है, जो मशरूम है, ये इसका सही आंसर होगा। मशरूम क्या होता है दोस्तों? जो दूसरे पेड़ पौधे होते हैं उनके अमृत जो अवशेष होते हैं, यानी कि गिरे हुए पत्ते हो गए, गिरे हुए पत्ते, या दूसरे पौधों की जो जड़ें होती है, रूट्स, उनके ऊपर ये उगते हैं और वहीं से अपना खनिज लवण लेके भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये इसका सही आंसर होगा परजीवी या मृतजीवी। नॉर्मली जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है और वो लाइट की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण खुद कर लेते हैं। तो टमाटर, अफीम, गोभी, ये जो नॉर्मली पेड़ पौधे हैं ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन परजीवी या मृतजीवी कौन सा होगा? तो मशरूम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? ये सिंपल क्वेश्चन है। ऊर्जा जो होती है वो कैलोरी के अंदर हम मेजरमेंट करते हैं। जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं उससे ऊर्जा जो मिलती है वो कैलोरी में मापते हैं। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सब टेम्परेचर के यूनिट्स है, मात्रक है, तापमान की यूनिट्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोहा तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? लोह तत्व यानी कि Fe, इसकी जब ह्यूमन बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन जो है उसकी कमी होती है। हीमोग्लोबिन, इसका निर्माण कम होने लगता है और इससे हमारे शरीर के अंदर रक्त की कमी होने लगती है, रक्त की कमी। और रक्त की कमी से जो डिजीज़ बनेगा वो कौन सा होता है? डिजीज़ एनीमिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमिया। लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बचपन में 2 बूंद जिंदगी की, यानी कि जो पोलियो वैक्सीन है, ओपीवी जिसे हम कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये इसका पोलियो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक पोलियो वायरस से होने वाला डिजीज है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एड्स नामक बीमारी है जो किससे होती है? तो दोस्तों एड्स रोगी के साथ भोजन करने से, पानी द्वारा, रोगी के कपड़े इस्तेमाल करने से, या संक्रमित खून चढ़ाने से? तो सिंपली इसका आंसर होगा संक्रमित खून चढ़ाने से। अगर कोई रोगी है जिसको पहले से एड्स है, तो उसका अगर ब्लड किसी और में चढ़ा दिया जाए तो एड्स होने की संभावना होता ही है। और असुरक्षित यौन संबंध, उसके द्वारा भी एड्स होता है। या फिर कोई संक्रमित माता है और उसके कोई शिशु पैदा होता है तो उसमें भी एड्स होने की संभावना रहती है। एड्स दोस्तों ये एक सिंड्रोम है, ये अपने आप में एक बीमारी न होकर क्या है? सिंड्रोम है। सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम की वजह से क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम हो जाती, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, जिससे हम हर छोटे मोटे बीमारी के प्रति अनुकूल होते हैं। मतलब बहुत जल्दी हमें हर प्रकार की बीमारियां होने लग जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइलाज बीमारी मानी जाती है अभी तक। HIV के कारण होता है ह्यूमन वायरस, और ये जो वायरस है लगभग 8 से 10 साल के बाद में इस सिंड्रोम को, एड्स को जन्म देता है। 8 to 10 ईयर्स के बाद में एड्स होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस
जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें से एक कलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार विभिन्न एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जल्द हाजिर होंगे हम साइंस के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।